हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बैंक अकाउंट्स में पीएनएल अकाउंट और उसके शेड्यूल के बारे में डिस्कस किया था और उसके रिलेटेड हमने एक सम भी आपको करवाया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक अकाउंट में बैंक की बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है। ओके, उसके शेड्यूल किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो एक हमने यहाँ पे स्टेटमेंट बनाया है कि इस तरह से बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, बैलेंस शीट, कैपिटल या लिएबिलिटीज, शेड्यूल नंबर एंड रुपीस। ठीक है, अब इसका जो स्टेटमेंट है वो सब में कॉमन है। ठीक है, इसी तरह से इसी नंबर वाइज आपको शेड्यूल बनाने हैं। ठीक है, इसी तरह से हमें नंबर वाइज लिखने हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप याद रखिए कि आपकी जो लिएबिलिटीज जो है, ठीक है, कैपिटल इन लिएबिलिटीज जो है उसकी उसके जो शेड्यूल बनते हैं वो 1 to 5 बनेंगे। ठीक है, और एसेट के जो शेड्यूल है वो है 6 to 11। ओके, एसेट के जो शेड्यूल है वो 6 to 11 है और कैपिटल एंड लिएबिलिटीज के शेड्यूल कितने हैं? 1 to 5। ओके, तो फर्स्ट हमारा शेड्यूल जो है वो क्या है? शेयर कैपिटल। ठीक है, चलिए उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस, सेकंड शेड्यूल। जो भी शेयर कैपिटल है, एक काम करते हैं, हम एक एक शेड्यूल भी आपको समझाएंगे किस तरह से आपको इसमें लिखना है। तो फर्स्ट कैपिटल एंड लिएबिलिटीज है, तो फर्स्ट हमारा शेड्यूल बनेगा शेयर कैपिटल। बैंक की जो भी शेयर कैपिटल है, ठीक है, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल है या तो फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जो भी ऑथोराइज कैपिटल है या तो फिर पेड अप कैपिटल है, वो सारी जो शेयर कैपिटल है वो लिखी जाती है शेड्यूल नंबर 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए शेड्यूल भी बनाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल भी लिखी जाती है और पेड अप कैपिटल भी शेड्यूल नंबर 1 में लिखी जाती है। ठीक है, शॉर्ट में आप याद रखिए शेयर कैपिटल जो भी है वो सारी जाएगी शेड्यूल नंबर 1 में। चलिए उसके बाद का आपका शेड्यूल है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये सेकंड वाला शेड्यूल बनता है, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो अगर पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट वाला अगर कंबाइंड सम पूछा जाए तो लास्ट में, सबसे लास्ट में अगर क्लोज होता है तो शेड्यूल नंबर 2, क्योंकि इसमें आपको पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट भी लिखना होता है तभी। ठीक है, सारे जो आपके शेड्यूल क्लोज हो जाते हैं, बट शेड्यूल नंबर 2 जो है वो लास्ट में क्लोज होता है। ठीक है, तो शेड्यूल नंबर 2 में रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि बैंक की जो भी सारे रिजर्व है, ठीक है, वो जाएगी शेड्यूल नंबर 2 में। अब रिजर्व कौन सी है? फर्स्ट तो स्टेचुटरी रिजर्व, ये आपको पता है कि हम करंट ईयर के प्रॉफिट के 20% स्टेचुटरी रिजर्व लिखते हैं। ठीक है, करंट ईयर वाली भी लिखनी है, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दी गई हो तो वो भी लिखी जाती है। उसके बाद अगर आपको जनरल रिजर्व दी गई है, कैपिटल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, एम्प्लॉय एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की करंट ईयर का प्रॉफिट एंड पिछली साल का अगर प्रॉफिट दिया गया हो तो वो भी इसमें ऐड करके लिखा जाता है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप शॉर्ट में याद रखिए, तो जो भी सारी रिजर्व है कंपनी की, ठीक है, स्टैट्यूटरी रिजर्व है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एम्प्लॉय एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, ठीक है, उसके अलावा पीएनएल अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इसमें लिखा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है शेड्यूल नंबर 3 में डिपॉजिट। डिपॉजिट्स यानी कि बैंक में जो भी डिपॉजिट कस्टमर्स रखते हैं, ठीक है, वो जाएगी शेड्यूल नंबर 3 में, क्योंकि ये जो है कंपनी की एक बैंक की लिएबिलिटीज। ठीक है, कस्टमर जो है बैंक में डिपॉजिट रखते हैं और उसके बदले में बैंक को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो डिपॉजिट जो है वो बैंक की एक लिएबिलिटी मानी जाती है। तो डिपॉजिट में कौन सी आपकी इंफॉर्मेशन आएगी? तो फर्स्ट डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, रिकरिंग अकाउंट है। तो अगर इस तरह से आपको डिपॉजिट दी गई है तो वो सारी जाएगी शेड्यूल नंबर 3 में। ओके, चलिए आपको क्या करना है, शेड्यूल सबसे पहले बनाने हैं। ठीक है, और इसका जो टोटल आता है वो टोटल आपको शेड्यूल का जो भी आएगा वो बैलेंस शीट में लिखना है। ठीक है, शेड्यूल तो आपको सारे बनाने ही पड़ेंगे। उसके बाद है बोरोइंग्स।
यानी कि बैंक ने किसी से पैसे बोरो किए हैं, मनी बोरोइंग की है, तो वो लिखा जाएगा शेड्यूल नंबर 4 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल नंबर 4 हमारा जो बनेगा, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, यानी कि अगर बैंक ने आरबीआई से पैसे लिए हैं या तो फिर बैंक ने एनी अदर बैंक से कोई पैसे लिए हैं तो वो जाएगी शेड्यूल नंबर 4 में। शॉर्ट में याद रखिए कि बैंक ने किसी से भी बोरो किया है तो वो जाएगा शेड्यूल नंबर 4 में। नंबर 5 है अदर लियाबिलिटीज एंड प्रोविजंस, यानी कि बैंक की जो भी अदर लियाबिलिटीज है वो सारी जाएगी शेड्यूल नंबर 5 में, और बैंक की जो भी प्रोविजन होती है वो भी सारी जाएगी किसमें, शेड्यूल नंबर 5 में। अदर लियाबिलिटीज कौन सी है, तो बिल्स पेएबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग डिविडेंड है, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट है, कोई भी बैंक की अदर लियाबिलिटीज है। प्रोविजंस में देखा जाए तो बैंक की जो भी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, ठीक है, अगर बैंक ने डाउटफुल डेब्ट के लिए कोई प्रोविजन रखा है तो वो भी सारा जाएगा शेड्यूल नंबर 5 में। ठीक है, आप शॉर्ट में याद रखिए, तो अदर लियाबिलिटीज जो भी बैंक की है वो बिल्स पेएबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड है, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट है, और प्रोविजन है तो जो भी प्रोविजन बैंक रखती है, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, वो सारी जाएगी किसमें, शेड्यूल नंबर 5 में। तो आपको याद रखना है शेड्यूल नंबर 1 to 5 जो है वो सारी आपकी कैपिटल एंड लियाबिलिटीज है। ठीक है, कैपिटल एंड लियाबिलिटीज। शेड्यूल नंबर 1 बनेगा शेयर कैपिटल, जिसमें सारी कैपिटल लिखी जाएगी शेयर की। शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें सारी रिजर्व लिखी जाती है, स्टैट्यूटरी रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, पीएनएल अकाउंट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, वो सारी लिखी जाएगी किसमें, शेड्यूल नंबर 2 में। शेड्यूल नंबर 3 बनेगा डिपॉजिट्स के बैंक में, जिसने भी डिपॉजिट रखी है, फिक्स डिपॉजिट है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, वो सारा जाएगा शेड्यूल नंबर 3 में। शेड्यूल नंबर 4 बनेगा बोरोइंग, यानी कि बैंक ने किसी से पैसे बोरो किए हैं तो वो जाएंगे शेड्यूल नंबर 4 में। और शेड्यूल नंबर 5 है अदर लियाबिलिटीज एंड प्रोविजन। ठीक है, जो भी बैंक की अदर लियाबिलिटीज है एंड जो भी सारी प्रोविजन बैंक ने रखी है वो जाएगी शेड्यूल नंबर 5 में। ओके, तो कैपिटल एंड लियाबिलिटीज के आपको 5 शेड्यूल्स याद रखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एसेट्स। ठीक है, बैलेंस शीट है तो उसकी 2 साइड होगी, लियाबिलिटीज एंड एसेट्स। ठीक है, तो लियाबिलिटीज की हमने 5 शेड्यूल आपने देखे। अब बात करते हैं एसेट्स की। तो एसेट के जो शेड्यूल है 6 to 11 है। ठीक है, और आप इसको लिक्विडिटी के बेस पे याद रखिए। ठीक है, लिक्विडिटी के बेस पे जो भी फर्स्ट लिक्विड होगा, ठीक है, वो शेड्यूल नंबर 6, उसके बाद शेड्यूल नंबर 7, उसके बाद शेड्यूल नंबर 8। ठीक है, तो फर्स्ट अगर लिक्विडिटी एसेट मानी जाती है तो वो है कैश। ठीक है, तो देखिए शेड्यूल नंबर 6 जो बनता है वो किस तरह से बनता है, कैश एंड बैलेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि बैंक के पास जो भी कैश ऑन हैंड है, ठीक है, कैश ऑन हैंड है, और आरबीआई में अगर बैलेंस है तो वो जाएगा शेड्यूल नंबर 6 में। तो देखिए यहाँ पे हमने शेड्यूल बनाया है कैश एंड बैलेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कैश इन हैंड, यानी कि बैंक के पास जो भी कैश अगर हो, ठीक है, आपको कहा गया होगा कि कैश इन बैंक, तो कैश इन हैंड तो वो जाएगा शेड्यूल नंबर 6 में। अगर बैलेंस विथ आरबीआई, ठीक है, तो वो जाएगा शेड्यूल नंबर 6 में। ओके, तो शेड्यूल नंबर 6 हमारा बनता है कैश इन हैंड एंड बैलेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर आता है शेड्यूल नंबर 7, वो है बैलेंस विथ बैंक, बैलेंस विथ अदर बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, यानी कि बैंक का अगर किसी और बैंक में बैलेंस है, ठीक है, और बैंक को अगर शॉर्ट नोटिस पे भी पैसे मिल रहे हैं तो वो जाएंगे शेड्यूल नंबर 7 में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए शेड्यूल नंबर 7 बैलेंस इन अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल। ठीक है, मनी एट कॉल, यानी कि बैंक को जब भी पैसे की जरूरत है तब बैंक को पैसे मिल रहे हैं, जितने भी मिल रहे हैं वो जाएंगे शेड्यूल नंबर 7 में। ठीक है, चलिए शेड्यूल नंबर 8। तो शेड्यूल नंबर 8 हमारा बनता है इन्वेस्टमेंट्स। बैंक के भी कई सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। ठीक है,
तो जो भी बैंक इन्वेस्टमेंट करती है वो जाएंगे शेड्यूल नंबर 8 में। अब बैंक के कौन से इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे शेड्यूल नंबर 8 ने यहाँ पे बना है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट देखिए बैंक कहाँ पे भी करती है, जहाँ पे भी करती है वो सारे शेड्यूल नंबर 8 में लिखने हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड है, डिबेंचर्स है, शेयर है, गोल्ड है, ठीक है। तो बैंक ने जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया है तो वो जाएगा शेड्यूल नंबर 8 में। ओके, तो शेड्यूल नंबर 8 हमारा इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है एडवांस, यानी कि बैंक ने जिसको भी एडवांस दिया है वो जाएगा शेड्यूल नंबर 9 में। बैंक किस तरह से एडवांस देती है, तो बैंक लोन देके, बैंक ओवरड्राफ्ट देके, ठीक है, कैश क्रेडिट की फैसिलिटी देके, तो इस तरह से बैंक जो एडवांस देती है वो जाएंगे शेड्यूल नंबर 9 में। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है बैंक टर्म लोन देती है, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट देती है, कैश क्रेडिट देती है, तो वो सारे जाएंगे किसमें, शेड्यूल नंबर 9 में। ओके, उसके बाद बनेगा शेड्यूल नंबर 10 फिक्स एसेट, ठीक है। फिक्स एसेट यानी कि बैंक की जो भी फिक्स एसेट है, बिल्डिंग फर्नीचर है, प्लांट मशीनरी है, मोटर एक्सेट्रा, जो भी बैंक की फिक्स एसेट है वो सारी जाएगी किसमें, शेड्यूल नंबर 10 में। और लास्ट हमारा शेड्यूल यहाँ पे बनता है अदर एसेट, ठीक है। अदर एसेट में यानी कि बैंक की जो भी अदर एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, सिल्वर है, याद रखिए अगर गोल्ड है तो वो इन्वेस्टमेंट में लिखा जाता है, ठीक है, शेड्यूल नंबर 8 में। बट अगर अदर एसेट में अगर सिल्वर है तो वो जाएगा शेड्यूल नंबर 11 में, अदर एसेट, ठीक है। उसके बाद है नॉन बैंकिंग एसेट, इंटरेस्ट अक्रूड है, तो बैंक की जो भी अदर एसेट है वो सारी लिखी जाती है शेड्यूल नंबर 11 में, ठीक है। तो आपको याद रखना है शेड्यूल नंबर 6 to 11 वो हमारे बनेंगे किसके, एसेट के। फर्स्ट कैश एंड बैलेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैलेंस विद अदर बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। फिर आता है इन्वेस्टमेंट, उसके बाद है एडवांस, उसके बाद है फिक्स एसेट और बनेगा 11 नंबर पे अदर एसेट्स, ठीक है। तो दोनों का टोटल जो है सिमिलर होगा, कैपिटल लिएबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैपिटल एंड लिएबिलिटीज का टोटल एंड एसेट्स का टोटल दोनों का सेम होगा, ठीक है। और एक यहाँ पे हमने लिखा है कंटीजेंट लिएबिलिटीज, ठीक है, उसको हमने टोटल में इंक्लूड नहीं करना है। ये आपको सिर्फ बताना है कि बैंक की जो भी कंटीजेंट लिएबिलिटीज होती है वो उसका शेड्यूल अलग से बनता है, शेड्यूल नंबर 12, बट उसको हमने टोटल में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ हमें दिखाना है कि बैंक की कंटीजेंट लिएबिलिटी कौन सी है। तो कंटीजेंट लिएबिलिटीज में कौन सी लिएबिलिटीज आती है, तो देखिए क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज डेब्ट्स, उसके बाद है एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट्स। तो बैंक की यानी कि कंटीजेंट लिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बैंक के ऊपर कहीं अगर कोई क्लेम चल रहा है, ठीक है, बट उसमें बैंक ने कोई भी क्लेम को पास नहीं किया है तो फिर बैंक ने कोई भी पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है। फिर आता है इंडोर्समेंट्स है, तो वो सारे जाएंगे कंटीजेंट लिएबिलिटीज में, ठीक है। उसको हमने टोटल में इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ आपको दिखाना है कि इस ये जो भी है बैंक की कंटीजेंट लिएबिलिटी मानी जाती है, ठीक है। तो अगेन बैलेंस शीट के हमें टोटल 12 शेड्यूल है और उसमें 1 to 5 जो है हमारे कैपिटल या लिएबिलिटीज के हैं, 6 to 11 जो है वो हमारी एसेट्स के बनते हैं, ठीक है। एंड 12 नंबर जो है वो कंटीजेंट लिएबिलिटी मानी जाती है, उसको टोटल में इंक्लूड नहीं करना है। अगेन आपको ये सारे जो शेड्यूल है वो याद रखने हैं किस तरह से बनाए जाते हैं। ये जो है उसका ऑर्डर ऑफ जो शेड्यूल है वो आपको याद रखना है, ठीक है। उसी ऑर्डर में आपको शेड्यूल बनाने हैं, उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस शीट के जो भी हमने आज शेड्यूल डिस्कस की है वो आपको याद रखना है कि किस शेड्यूल में कौन सी इंफॉर्मेशन आती है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके रिलेटेड एक सम भी आपको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बैलेंस शीट बनाई जाती है, किस तरह से शेड्यूल में इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके या तो फिर व्हाट्सएप में मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।